नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। हम सजा कहानी का अध्ययन कर रहे थे और सजा कहानी में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इस तरह रहकर तो वह सबके बीच अपने को अपराधी ही साबित कर रहे हैं, पर उन्हें कैसे समझाती। बेटी जो है वो कह रही है कि वो इस तरीके से अलग थलग परिवार से रह रहे हैं और अंदर ही अंदर रहते हैं, तकिए में मुँह दे करके रहते हैं, ऊपर रहते हैं और ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से हंसते खेलते यार जो भी है सामान्य जीवन वो नहीं जी रहे। इस तरह से तो वो अपने आप को अपराधी ही जो है साबित कर रहे हैं। अपनी कोठरी में और कोई कष्ट नहीं था, पर भयंकर गर्मी के दिन और पंखा नहीं। अपनी कोठरी में और कोई कष्ट नहीं था, पर गर्मी में भयंकर गर्मी के दिन और पंखा नहीं। यहाँ भी पीड़ा है। किस बात की पीड़ा है कि उससे पहले जब वो रिश्वत के प्रकरण में नहीं चल रहा था या आरोप उन पे नहीं था, उससे पहले वो एक अच्छा जीवन जो है जीते थे। उनके पास संपूर्ण सुख सुविधाएं हुआ करती थी। रात तो जैसे तैसे छत पर कट जाती, पर दोपहर में तो छत पर बने ये कमरे पट्टी की तरह जलते थे। छुट्टियों के दिन बिताए नहीं बीत रहे थे। अपनी किसी सहेली के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। पड़ोस तक में जाना छोड़ रखा था। दुख में कोई साथी नहीं होता, दुख में कोई साथी नहीं होता। बस एक गांठ बांध रखी थी कि जब तक ये बुरे ग्रह टल नहीं जाते तब तक सभी कुछ चुपचाप सहन करना है। जब तक ये बुरे दिन नहीं टल जाते तब तक हमें चुपचाप ये जो है ना सहन करना है। मतलब लेखिका ने यहाँ पे जो है बड़ी गंभीर बात उठाई है, बड़ी गंभीर बात कही है कि दुख में जो है कोई साथ नहीं देता। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ इंसान की जो स्वार्थी जो मनोवृत्ति है और स्वार्थ लोलुपता की जो स्थिति है और स्वार्थ के कारण संबंधों को बनाने या बिगाड़ने की जो स्थिति है, उसका लेखिका ने जो है चित्रण किया है कि दुख के समय कोई साथी नहीं देता है। जुलाई में बाबा की चिट्ठी आई। मन्नू को 6वीं में भर्ती करवा दिया है और वह खुश है। हम सबने भी मान लिया था कि वह खुशी ही होगा। ऐसा मान लेने में ही हम सबको खुशी थी। साथ ही बाबा ने यह भी लिखा था कि शाम को उन्होंने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। यानी इस उम्र में कुछ काम करने की जरूरत आदमी को पड़े, इसलिए बड़ी पीड़ा है। और ये काम करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपके ऊपर दुखों का बोझ, संकट आ जाए। तो दुख की घड़ी में आपको जो है वो समय निकालने के लिए आपको इस तरीके के जो है समाधान करने पड़ते हैं। तो साथ में ये भी लिखा था कि शाम को उन्होंने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। 25 रुपये मिलेंगे जिन्हें वह पप्पा के पास भेज देंगे। 50 रुपये उमेश चाची भेजेंगे। मेरे सामने बाबा का बूढ़ा शरीर, झुकी कमर, धुंध भरी आंखें घूम गई। इस बुढ़ापे में वह अब फिर से नौकरी करेंगे। अम्मा ने बताया कि इससे 75 रुपये में ही उन्हें घर चलाना है। इस 75 रुपये में ही उन्हें घर चलाना है। 25 रुपये मैं भेजूंगा और 50 रुपये जो है वो जो है चाचा भेजेंगे। मैंने स्कूल की बस छोड़ दी। 3 मील पैदल ही जाती थी। धूप हो या बारिश, चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। धूप हो या बारिश, क्योंकि परिस्थितियाँ कठिन संघर्ष का दौर आपका चल रहा है, बुरे दिन आपके चल रहे हैं। उन बुरे दिनों में आपको जो है उनसे मुकाबला करना है। और अगर उसमें हार करके आप बैठ गए तो फिर आप जिंदगी से हार मान जाओगे। कभी कभी सोचती पापा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने हुए। इतने दिनों में आखिर कितना खर्च हुआ कि बैंक का सारा रुपया निकल गया। अम्मा के सारे गहने बिक गए और भी पता नहीं क्या क्या चला गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचती इससे तो पापा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। कम से कम मुन्नू को तो अपने पास रख सकते
और एक पंखा भी रख लेते, इस समय मैं तो चमड़ी जैसे उबली जाती हूँ। ईमानदारी करके ही कौन सा बड़ा सुख मिल रहा है। यहाँ समाज की जो यथार्थ है, समाज की जो सच्चाई है कि ईमानदारी करके कौन सा सुख मिल रहा है। यानी हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आदर्श के रास्ते पर चल रहे हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो सच्चाई, ईमानदारी और आदर्श के रास्ते पर चल करके हमें क्या मिल रहा है। गर्मी में हमारी जो चमड़ी उबलती है, मुन्नू जो है वो कोई दूसरी जगह अब गाँव में उसको एडमिशन दिला रखा है। यानी इससे अच्छा तो हमारे पापा जो है वो पैसे मार ले तो कम से कम ज़्यादा अच्छा होता। ये वकीलों की स्थिति बार बार भारतीय जो न्याय प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था, उसका यथार्थ जो सत्य है वो पाठकों के सामने, आपके सामने प्रस्तुत किया है। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था कि भीतर ही भीतर सूखती जा रही थी। कहीं तो कुछ नहीं करती थी और कहाँ अब सब सारा काम हाथ से करने लगी है। यानी कहीं तो कुछ नहीं करती थी और अब सारा काम हाथ से करने लगी है। यानी परिस्थितियों से के वशीभूत होकर के इंसान में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ पे ये भी हमें मिलता है। पापा भी उनकी मदद करते थे। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे जरा सी बात पर पीट दिया था। अपनी याद में पहली बार मार खाई थी और वह भी इस उम्र में। शरीर में से ज़्यादा मन आहत हुआ। चोट से ज़्यादा इस बात का दुख था कि पापा बैठे देखते रहे पर कुछ नहीं कहा। न अम्मा को मना किया न मुझे ही प्यार किया। देखिएगा इंसान की कैसी स्थिति हो जाती है जब इंसान अंदर से मर चुका होता है या अंदर से जब दुखी होता है, तब वो अपने बच्चों को भी प्यार नहीं कर पाता, सही और गलत का निर्णय भी नहीं कर पाता, कुछ कह नहीं पाता, बस चुप जो हो रहा है वो देख रहा है। यानी एक सुनसान स्थिति जो है बन गई उसकी। अपनी कोठरी में बैठकर मैं घंटों रोई थी, भगवान सब दुख दो पर मेरे पापा को पहले जैसा कर दो। वह पहले की ही तरह काम करेंगे तो मैं सब कुछ सह लूँगी। सुनवाई की पहली तारीख ही 6 महीने बाद की पड़ी थी। कांत मामा ने कोशिश तो बहुत की थी कि जल्दी जल्दी सारी सुनवाई हो जाए और फैसला हो जाए, पर कानून कांता मामा की इच्छा से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता है। वकीलों का सारा खर्च मामा ही कर रहे हैं। जरूर मामी से छिपा कर रहे होंगे, वरना वह भी तो एक पैसा भी खर्च न करने दे। वक्त में न्यायिक व्यवस्था की जो धीमी रफ्तार है उसका स्पष्ट उल्लेख मन्नू भंडारी ने कर दिया है और हमें संदेश दे रही है कि हम इस व्यवस्था में कुछ सुधार करें। पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी। सर्दी से चुटुकते जब हमने यह खबर सुनी तो गर्मी की लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। देखिए खुशी, अरे बिना बात या बिना दोष ही आपको दंड मिल रहा है, बिना कारण के ही आपको सजा मिल रही है। किसकी? पिस रहे हैं, घुस रहे हैं, घर परिवार बर्बाद हो रहा है, मानसिक तनाव है, घुटन है, लाचारी है, बेबसी है, मतलब ऐसी स्थिति और बिना कारण के। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, खासकर अम्मा की। मुझे तभी लगता था कि कोई ऐसी बीमारी इन्हें लग गई है जो भीतरी भीतर इन्हें खाए जा रही है। हाइजीन में रोग और उसके लक्षण पढ़ रखे थे और मुझे अम्मा के सारे लक्षण राजयक्ष्मा के से लगते। सर्दी में वह जो ठंड खा गई तो 4 महीने तक खांसती ही रही। बाबा की चिट्ठी आई। बड़ी बेसब्री में उन्होंने लिखा था, हिसाब में कुछ ऐसी भूले हुए कि वह काम चला गया। अब तो 50 रुपए की पेंशन में से किसी तरह 15 रुपए ही भेज सकूँगा। हिम्मत रखना बेटा, बुरे दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं, पर ये दिन फिरेंगे जरूर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पापा कहता है बेटा हिसाब में गलती हो गई थी तो नौकरी जो है गई, नौकरी से हटा दिया। बुरे दिन जब आते हैं तो सब तरफ से आते हैं। इंसान के जब समय ठीक नहीं होता तब जो है वो ये स्थितियाँ होती हैं। कैसे मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था मैं ही जानती हूँ, फिर भी 2nd डिवीज़न पास हो गई।
सॉरी। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीखें जल्दी मिलती ही नहीं थी। पापा को छूटे साल हो गया था और अभी भी 2 सुनवाई और बाकी थी। इतने दिनों बाद ही यदि सुनवाई हुई तो 1 साल और लग जाएगी। मेरा मन कांप जाता था। लगता था अब ऐसे दिन नहीं काटे जाते। मुन्नू गांव में, पापा बरसाती में, मैं कोठरी में और अम्मा खाट पर। ऐसे दिन नहीं काटे जाएंगे। बड़ी दुख, बड़ी पीड़ा। कैसे मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था मैं ही जानती हूँ। फिर भी सेकंड डिवीजन पास हो गई। कोई खुशी मनाने वाला नहीं था। सबके मन ऐसे मर चुके थे कि न किसी बात की खुशी होती न रंज। जुलाई में नई समस्या आई। गांव में तो केवल मिडिल स्कूल ही था। मुन्नू का अब क्या हो। यानी जुलाई में फिर नई समस्या आ गई कि गांव में तो मिडिल स्कूल थी और मुन्नू जो है मिडिल स्कूल पास कर चुका था। अब मुन्नू का क्या होगा। मेरा अब क्या हो। यहाँ कॉलेज में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं जानती थी कि बच्चों को पढ़ाना तो दूर, 65 रुपए में साथ रखकर खिलाना भी मुश्किल था। बाबा ने मुन्नू को सीधे उमेश चाचा के पास भेज दिया और खबर कर दी। यहाँ की स्थिति वह जानते थे। पापा वह पत्र पढ़कर सियर उठे। अम्मा बहुत रोई। मैं छोरे को बेपड़ा ही रख लेती, वहाँ क्यों भेज दिया। एक बार उसे मुझसे मिला तो देते। लीला का स्वभाव कोई नहीं जानता। मेरा बच्चा सहम कर मर जाएगा। 2 दिनों तक वह रोती रही। पापा अपराधी की तरह चुप बैठे रहते। अम्मा क्यों रोती है इस तरह। पापा यदि कुछ कर सकते तो क्या नहीं करते। 2 दिनों बाद वह बोली, मैं सोचती हूँ आशा को भी वहीं भेज दो, वहीं कॉलेज में भर्ती हो जाएगी। मैं समझ नहीं पाई कि अम्मा व्यंग कर रही है या पर अगले वाक्य ने ही सारी बात साफ कर दी। लीला का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। चाची जो है उसका स्वभाव तो तुम जानते ही हो। आशा मुन्नू के पास रहेगी तो उसे तसल्ली तो रहेगी, सोने को एक गोद तो रहेगी। और अम्मा खुद फूट कर रोने लगी थी। कितनी पीड़ा है। मतलब एक कारुणिक दृश्य मन्नू भंडारी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगने से कितना जो है कष्ट सहना पड़ रहा है। उमेश भैया को लिख देना, जो भी वह खर्च करे हम पर कर्ज ही समझे। मैं उनकी पाई चुका दूंगी। भगवान कभी हमारे दिन भी बदलेगा ही, नहीं तो अपने को बेचकर उनका कर्ज अदा करूंगी। अपने को बेचकर कर्ज अदा करूंगी। पर मेरे बच्चे पर थोड़ा रहम करें। ये दुखियारे ही यूं ही अनाथ हो रहे हैं। थोड़ा प्यार इन्हें भी दें, थोड़ा लीला को भी समझा दें। कांत मामा अपने ही किसी काम से दिल्ली आए थे। लौटते समय अलीगढ़ भी उतरे। अम्मा ने उन्हीं के साथ मुझे इलाहाबाद भेज दिया। कांत मामा ने एक बार कहा जरूर था, कलकत्ता भेज दो, वहाँ पढ़ लेगी। पर क्या मैं पढ़ने जा रही थी। पढ़ना तो बस यूं ही था। मुझे तो मन्नू को तसल्ली देनी थी। वह रोए तो उसे अपनी गोदी में रुलाना था। और उस दिन मैं सचमुच बड़ी हो गई थी। देखो बड़प्पन के भाव, यानी कैसे जो है दुख पीड़ा, कैसे अंतरात्मा जो है रो रही है, कैसे अंदर का जो है अंतर मन रो रहा है कि मैं उस दिन सचमुच बड़ी हो गई थी, कि वो रोएगा तो मैं उसे तसल्ली दूंगी और मैं उसको रोने के लिए गोदी दूंगी। अम्मा की तरह बड़ी, पर घर छोड़ते समय सारे बड़प्पन के बावजूद फूट पड़ी थी। अम्मा की हालत देखकर घर का अधिक काम मैंने संभाल रखा था। अब क्या होगा। इस हालत में अम्मा कैसे सब काम करेगी। रोज रोज के बुखार ने उन्हें हड्डियों की गठरी बना दिया था। पर अम्मा को तसल्ली देने वाले पप्पा हैं। रोने के लिए पप्पा की गोदी है। मुन्नू तो वहाँ अकेला है। अभी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत मुन्नू को ही है। परिवार की दुर्दशा, परिवार की वेदना, परिवार का दुख,
किस तरीके से जो है व्यक्त किया लेखिका मन्नू भंडारी ने। ये बड़ी मार्मिक कहानी है जो हमें झकझोरती है ऐसी न्याय व्यवस्था के खिलाफ। रास्ते में कांत मामा ने मुझसे पूछा था, शारदा को रोज बुखार रहता है, किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? नहीं। और मुझे रोना आ गया। रोते नहीं बेटे, अब बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। पापा ने तो कई बार कहा था कि दिखा दो, पर अम्मा मानती ही नहीं। कहती है डॉक्टर झूठ मूठ को वहम में डाल देते हैं। मामा चुप हो गए थे। मामा क्या समझते नहीं। अम्मा इसलिए नहीं दिखाती है कि डॉक्टर और दवाई का खर्च कहाँ से आएगा। वे लोग तो टोनी को दूध फल बता देंगे, आराम करने और खुश रहने को कह देंगे। बोली, यह सब तो हो सकेगा 65 रुपये में। मुझसे पूछो, इन दिनों में मैंने हिसाब चला है, एक एक चीज गिना सकती थी, पर उनसे क्या कहती। वकीलों का सारा खर्च तो वह कर ही रहे थे, और वकीलों पर कितना खर्च होता है क्या मैं नहीं जानती। मुन्नू मुझे देखते ही चिपट पड़ा था और रो दिया था। मुन्नू मुझे देखते ही चिपट पड़ा था और रो दिया था। यानी मुन्नू भी अंतर मन से कितना दुखी है। अपने चाचा के घर आकर के अपनी चाची की स्वभाव से, उसकी पीड़ा से वो भी अंतर मन या मनी मन में दुखी होता है, और परिवार की परिस्थिति को वह भी धीरे धीरे समझने लगता है। मुझे भी रोना आ गया था। चाची ने कुछ कहा जरूर था, पर अपने ही रोने में हमने सुना नहीं। मुन्नू को गले लगाकर मुझे कैसा लग रहा था मैं नहीं बता सकती। इतना जरूर लगा कि उसे सचमुच किसी गोदी की जरूरत थी, किसी सहारे की। मैं चाची से बातें कर रही थी, उन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा था, यह साफ था, पर मैं ही कौन अपनी इच्छा से आई हूँ। मुन्नू का रंग काफ़ी सांवला पड़ गया था, चेहरा सूख कर मुरझा गया था, और आंखें बड़ी सहमी सहमी लग रही थी। लगा बहुत डर कर दब कर रहता है शायद यहाँ। घर में तो कितना उद्यम करता था, इतना सा बच्चा कैसे उसने अपने को बदला होगा, दबाया होगा। देखा, उसका काम था साल भर के टिट्टू को खिलाना। सारे दिन वह उसे गोदी में टांगे टांगे फिरता। कब तो वह पढ़ता होगा, कब वह होमवर्क करता होगा। चाची के घर जब रह रहा है तो चाची का छोटा बच्चा है, उसको खिलाने का काम चाची उसको दे देती है। तो कैसे कब तो पढ़ता होगा, कब जो है वो होमवर्क करता होगा। रात को जब वह सोने मेरे पास आया तो धीरे से बोला, दीदी कल मुझे गुड़िया के बाल खिलाना। बड़ी पीड़ा है। रात को जब वो सोने के लिए मेरे पास आया तो अपनी पीड़ा, अपनी मन की इच्छा व्यक्त की कि दीदी कल मुझे गुड़िया के बाल खिलाना। टिल्लू और पंपी रोज खाते हैं। चाची उन्हें पैसे देती है और कहती है छिप कर खा लिया करो, पर वे सामने ही खाते हैं। एक दिन टिल्लू मुझे चिढ़ा कर खा रहा था, मैंने उसके बाल छीन लिए। उसने चाची से शिकायत कर दी। चाची ने मुझे बहुत मारा। चाची बहुत जोर से मारती है। और वह फिर सिसकने लगा। मैंने उसे प्यार किया और कहा मैं अपने भैया को बाल खिलाऊंगी, पर मेरा मन भीतर तक सिसक पड़ा। हम बड़े हैं, हम सब समझते हैं और सह भी सकते हैं, पर यह बेचारा कैसे समझे। समझ तो गया ही होगा, पर सहे कैसे। पहले रात को ही मैंने संकल्प लिया, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, घर का सारा काम मैं करूंगी, जिससे चाची का पूरा आराम मिले और उसका गुस्सा ठंडा रहे। चाची कुछ भी कहेगी तो चू तक नहीं करूंगी, वह प्रसन्न रहेगी तो मुन्नू सुरक्षित रहेगा। मुन्नू को रात में बैठाकर पढ़ाया करूंगी। देखेगा छोटी होकर के। पहले भी कहानी में कई बार आया है कि सचमुच मुझे लगा कि मैं आज बड़ी हो गई, सचमुच मुझे लगा कि मैं आज समझदार हो गई हूँ। मैं चाची से भी जल्दी उठकर सबके लिए चाय बना देती, फिर जल्दी से टिल्लू और पंपी को तैयार कर देती, तब नाश्ता देकर तीनों बच्चों को स्कूल भेज देती। नाश्ते की प्लेट देकर चाची जरूर आती,
शायद उन्हें यह वहम रहता था कि मैं मुन्नू को कुछ ज़्यादा या अच्छा न खिला दूँ। चाची तारीफ करते चाचा जी तारीफ करते, तुम तो बड़ी होशियार हो आशा, इतना काम कर लेती हो। चाची तुरंत कहती, मैं जब इतनी बड़ी थी तो 12 जनों के कुनबों को संभालती थी। आध मन के पापड़ मंगोड़ी करती थी। चुप रहती थी मैं तो दोनों समय का खाना भी मैंने अपने ही जिम्मे कर रखा था। रात में सोने आती तो मेरे पैर झपकते रहते थे। कभी कभी मुन्नू को अपने पैरों पर खड़ा कर लेती थी। उससे पैरों को तो आराम मिल जाता था, पर मन, यानी मुन्नू को पैरों पर जो झपकते थे पटकते थे उन पे मुन्नू को मैं खड़ा कर लेती थी। उससे पैरों को तो आराम मिल जाता था, पर मन को कैसे आराम मिले। अम्मा कभी कभी गांव में काम करवाती थी तो पप्पा डांटते थे। मैं अपनी आशा को डॉक्टर बनाऊंगा, विदेश भेजूंगा। यह भटियार खाना करवा कर क्या मुझे अपनी बिटिया की जिंदगी खराब करनी है। यही वाक्य हवाओं में तैरकर कमरे में घूमता रहता, गूंजता रहता। धीरे धीरे आदत पड़ गई तो पैरों का दर्द बंद हो गया और मन भी शून्य होता चला गया। मन भी शून्य होता चला गया, यानी आदमी जो है, मन भी जो है वो दब गया परिस्थितियों के नीचे। मैंने अम्मा को नहीं लिखा कि मैं कॉलेज में भर्ती नहीं हुई हूँ। लिखने के लिए चाचा जी ने मुझे 4 पोस्ट कार्ड दिए थे और बताया था कि हर महीने 4 कार्ड मिलेंगे, उनमें अपने कुशल समाचार भेज देती थी। बस मित्रों, हम इस कहानी को कल जो है कोशिश करते हैं पूर्ण पढ़ने की। धन्यवाद, थैंक यू।